हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास इन द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो आज के क्लास में हम आज का पांचवा जो हैवी मेटल है दैट इज कॉपर टॉक्सिसिटी, कॉपर पॉइजनिंग, कॉपर हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के साथ जो हमारा हैवी मेटल का चैप्टर 8 है वो ये खत्म हो जाएगा। फिर हम जो अपना नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे अपने सिलेबस से। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास दैट इज कॉपर टॉक्सिसिटी। तो लेट्स get some background information of copper toxicity. तो this is the third most abundant trace elements in our body. हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, राइट? जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें हैं। तो उनमें से जो थर्ड सबसे मोस्ट कॉमन ट्रेस एलिमेंट है हमारे बॉडी में वो है कॉपर। अच्छा है हमारे बॉडी के लिए, आयन की तरह ये भी यूजफुल है, राइट? इससे बहुत चीजें हेल्प होती है हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में लेके, या फिर हमारे बॉडी के जो माइक्रो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस रहते हैं उन सब में कॉपर का बहुत बड़ा रोल रहता है। जनरली बहुत सारे बायोकेमिकल जो रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट का भी काम करता है, इंटरमीडिएट्स का भी काम करता है। तो ये बहुत ही जरूरी कंपाउंड है। हाउएवर अगर हम इसको कंटिन्यूअसली लार्ज डोजेज में लेते रहेंगे या फिर कंटिन्यू अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स में डालते रहेंगे तो इसकी भी टॉक्सिसिटी हो सकती है आयन की तरह, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हीम सिंथेसिस एंड आयन अब्जॉर्प्शन। अगर कॉपर रहेगा तो आयन अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। और हीम सिंथेसिस तो मैंने पहले बता भी दिया कि जो हमारा ब्लड बनता है, एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है, तो उसमें कॉपर का बहुत बड़ा रोल है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ इन फॉर्म ऑफ कॉपर। तो इंडियन फैमिलीज में, हाउस होल्ड में तो बहुत ज्यादा ही यूज होता है कॉपर। अगर आप देखोगे तो लोग कॉपर के ग्लास में पानी पीते हैं, कॉपर के घड़े में पानी रखते हैं, कॉपर के बर्तन में खाना रखते हैं। अगर खाने को स्टोर भी करना हुआ तो लोग कॉपर के बर्तन रखते हैं, सामान रखते हैं। कॉपर का जो फूड सर्व करने वाले जो क्रोकरीज रहते हैं, कटलरीज रहते हैं, वो भी लोग बहुत सारे कॉपर का यूज करते हैं। पूजा वाले बर्तन तो कॉपर के रहते ही हैं। और फिर कॉपर अपने घर में एक्सीलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ वहाँ भी कॉपर रहता है। तो कॉपर हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड है यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही जो हमारे स्विमिंग पूल्स रहते हैं उस स्विमिंग पूल में भी कॉपर सल्फेट बोलते हैं, जो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो वहां से भी हम कंटिन्यूसली कॉपर का एक्सपोजर मिलता रहता है। और फिर अंगूर की खेती में भी स्प्रे करते हैं। और फिर अगर हम कोई क्रिश्चियन फैमिली है वो चर्च जाती है तो वहां पे जो होली वाटर रखा जाता है वो भी जनरली कॉपर के बर्तन में ही रखा जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो ये कॉपर है इसको हम डे टू डे बहुत ज्यादा इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी है, राइट? कब तक अच्छा है? जब तक हम इसको एक लिमिटेड अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में इसके साथ एक्सपोज हो रहे हैं। अगर ये हद से ज्यादा एक्सपोज हो जाता है तो इसकी भी अपनी अलग सी टॉक्सिसिटी है, राइट? ऐसी हर भी चीज की एक्सेस में होगा तो टॉक्सिसिटी रहती ही है, राइट? पानी पीना अच्छा है, एक्सेस पानी अच्छा नहीं है, ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, राइट? ग्लूकोज के बिना लाइफ हम सोच नहीं सकते, मगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है। ऐसे मैंने जब डिसलिपिडीमिया डिस्कस कर रहा था फार्माकोथेरेपेटिक्स में, तो लिपिड मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन एनिमल सेल इट्स सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से ही बनता है। तो बिना कोलेस्ट्रॉल के तो लाइफ पॉसिबल नहीं, मगर बढ़ जाता है तो फिर वहां पे दिक्कत है। ऐसे ही कॉपर भी जरूरी है, बढ़ जाता है तो फिर वहां पे दिक्कत है। तो जो इसके टॉक्सिसिटी की मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या है? इट एक्सर्ट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन लार्ज कंसंट्रेशन। मतलब हम यहाँ पे लार्ज कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की नहीं, इसीलिए हम टॉक्सिसिटी में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में कॉपर हो जाता है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करता है, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाता है और हेपेटिक इंजुरी बेसिकली हमको देखने को मिलती है। जीआईटी में जाके जीआईटी इंजुरी भी करता है, सीएनएस में जाएगा सीएनएस इंजुरी करेगा, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में जाएगा हेमाटोलॉजिकल इंजुरी करेगा, रीनल सिस्टम में जाएगा रीनल इंजुरी करेगा, हेपेटिक सिस्टम में जाएगा हेपेटिक इंजुरी करेगा। क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का तो कोई लिमिट है नहीं, हमारे बॉडी में कहीं भी जा सकता है। तो जहां भी जाएगा वहां पे ये दिक्कत करेगा। कौन? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और उसके मीडिएटेड इंजुरी होंगी। तो लेट्स सी क्लिनिकल फीचर्स, राइट? वोमिटिंग हो जाता है, हेमेटोमेसिस होता है, शॉक होता है, मैनिफेस्टेशंस लाइक विल्सन्स डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आता है। विल्सन डिजीज के जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसमें जो सबसे इसका हॉलमार्क है, मैंने हर पॉइजनिंग में आपको हॉलमार्क सिम्टम्स बताए हैं। जो इसका हॉलमार्क सिम्टम्स है वो है केजर्स फ्लेसर्स रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केजर फ्लेसर्स रिंग। अपने आंख में एक केजर्स फ्लेसर्स रिंग, ये अपना क्या होता है? ये अपना पुपिल हो गया,
ये अपना इरिस हो गया। तो यहाँ पे हमको ना एक ऐसा रिंग देखने को मिलता है। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? केजर-फ्लेशर्स रिंग। ये कॉपर टॉक्सिसिटी में ही होता है। बाकी हैवी मेटल पॉइजनिंग में या फिर जो भी हमारे सिलेबस में बाकी टॉक्सिसिटी है उन कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलता। तो ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? केजर-फिशर रिंग, राइट। इसके बाद में मैंने कुछ समरी भी रखी है हैवी मेटल की, तो वहां पे भी हम इस चीज को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो सीएनएस के कुछ सिम्टम्स आते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, कोमा हो जाता है, मगर इसके लिए बहुत मैसिव डोज चाहिए, लार्ज डोज चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एरो रखे हुए हैं। हेमाटोलॉजिकल सिम्टम में भी इसके सिम्टम्स रहते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया करा देता है। रीनल सिम्टम में जाता है ओलिग्यूरिया, मतलब जो अपना यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है। एन्यूरिया ऑलमोस्ट नील तक पहुंच जाता है। नेक्रोसिस हो जाता है, रीनल फेलियर होता है। लिवर में जाता है, हेपेटोमेगाली कराता है, जो अपने लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो पूरे अबनॉर्मल हमको देखने को मिलते हैं। तो हम कॉपर टॉक्सिसिटी को कैसे डायग्नोज करते हैं? अगर हम इसकी सीरम लेवल का एस्टिमेशन करेंगे तो जो सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल रहते हैं वो जनरली 3.5 mg% से कम रहते हैं 24 घंटे में। तो यहां से हमको आइडिया लगता है कि आदमी को कॉपर की टॉक्सिसिटी है, राइट। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? कॉपर टॉक्सिसिटी को कैसे मैनेज करेंगे? अगर एक्यूट पॉइजनिंग होके आया है, जल्दी आया है, तो हेमोडायलिसिस यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। अगर ओरल पॉइजनिंग है और हैवी पॉइजनिंग है, एक्यूट पॉइजनिंग है, तो एग का एल्बुमिन जो रहता है, व्हाइट पार्ट रहता है, या फिर मिल्क अगर हम दे देंगे तो ये इस कॉपर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ये हमने अपने किचन में भी सुना होगा ना कि कॉपर के साथ अंडा नहीं खाना चाहिए या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए, इसका अब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज हो जाता है। ये हमको हमारे जो ग्रैंड मदर है, मम्मी पापा लोग हैं, वो ऐसे बोलते हैं, सुनाई भी देते हैं गाँव में। फिर हम स्टोमक वॉश कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज करते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो कॉपर को चिलेट कर देता है, बाइंड कर देता है। तो जो टॉक्सिक कॉपर एक्सेस में रहता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इमेसिस करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये कोरोसिव जैसा एक्शन दिखाता है। और यहाँ पे भी हम चिलेशन थेरेपी देंगे। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है चिलेशन के लिए वो है डी पेनिसिलामाइन। 1000 से लेके 1500 mg पर डे में दे सकते हैं, 2 से 4 डिवाइडेड डोजेज में, राइट। उसके बाद जो डाइमर कैप्रोल है 3 से 5 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से डीप आईएम देंगे, और हम ये हर 4 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं। और फिर बाकी जो भी इसके सिम्टम आ रहे हैं उसके सिम्टम के हिसाब से हम सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे वोमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक दे सकते हैं, राइट। शॉक सिंड्रोम आ रहा है तो आईवी रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट का करेक्शन करना हो गया, है ना। फिर उसके बाद अगर हेमोलाइटिक एनीमिया है तो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, या फिर हम कोई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट दे सकते हैं, राइट। अगर ओलिग्यूरिया एन्यूरिया है, ऐसी चीज है, तो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक मेजरमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो छोटा टॉपिक था हमारा कॉपर पॉइजनिंग का, ये इतना ही था। इसको खत्म करने से पहले हम एक बार फिर से इसको रिकैप करेंगे, इसका ग्लांस हम एक बार ले लेंगे। जो कॉपर टॉक्सिसिटी है बेसिकली थर्ड मोस्ट ट्रेस एलिमेंट है हमारे बॉडी में, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। ये भी हमारे बॉडी के जो माइक्रो अपने बायोकेमिकल प्रोसेस रहते हैं उन प्रोसेस में ये मीडिएटर्स का या फिर कैटलिस्ट का काम करता है, राइट। डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा एक्सपोज भी होते हैं और इसको जानबूझ के लेते भी है, मगर ये एकदम एक्सेस में हो जाता है तो फिर ये टॉक्सिसिटी कराता है। ये जनरली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है, जो कोई भी ऑर्गन सिस्टम में जाके वहां पे अपनी टॉक्सिसिटी एग्जर्ट कर सकता है। किसी भी ऑर्गन में जाके ऑर्गन टॉक्सिसिटी करा सकता है, जैसे जीआईटी में वोमिटिंग, हेमाचूरिया, ये सब करा सकता है। सीएनएस में कंफ्यूजन, कोमा, हेमाटोलॉजिक में एनीमिया, रेनल सिस्टम में इसको डैमेज करना, हेपेटिक डैमेज करना, राइट। इसको अगर हमको डायग्नोज करना है तो हम सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल को एसेस करेंगे। ये लेस देन इक्वल टू 3.5 mg% देखने को मिलेगा 24 आवर में, तो ये हम बोलेंगे कि इसको कॉपर टॉक्सिसिटी हो गई है, राइट। और इसका मैनेजमेंट करते टाइम पे हमने बोला कि हेमोडायलिसिस यूज है, एल्बुमिन और मिल्क इसको बाइंडिंग कर देते हैं। स्टोमक वॉश हम कर सकते हैं पोटेशियम पेरोसाइनाइड से, मगर मतलब लबाद से करेंगे हम, एमेसिस हम नहीं करेंगे। चिलेशन थेरेपी में डी पेनिसिलामाइन एंड डाइमर कैप्रोल हम देके हम कॉपर टॉक्सिसिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो कॉपर टॉक्सिसिटी है ये खत्म हो जाएगा। तो जितने भी अभी तक हमने टॉक्सिसिटी पढ़ी, आर्सेनिक हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी पढ़ी, लीड हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने मर्क्यूरी हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी पढ़ी, फिर हमने आयरन हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी पढ़ी, और आज हमने कॉपर टॉक्सिसिटी पढ़ी। तो इन सब के बारे में एक जस्ट ग्लांस है, ये समरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स इंपोर्टेंट है, और वाइवा के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसके कुछ की फीचर देखेंगे और इनको चिलेशन करने के लिए कौन से एंटीडोट होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस में कौन से आते हैं वो हम देखेंगे। आर्सेनिक के टिपिकल जो फीचर है वो है गार्लिक ऑर्डर हो जाना, मीज लाइन हो जाना और राइस वाटर डायरिया देखने को मिलता है।
इसमें जो चिलेशन कराने के लिए हम चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं वो ब्रिटिश एंटी ल्यूवेसाइड और DMSA को हम यूज कर सकते हैं। पेनिसिलामाइन भी इफेक्टिव होता है, मगर उसकी एलर्जी होती है तो जनरली हम उसको फर्स्ट चॉइस में नहीं बताएंगे, अगर है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। लीड पॉइजनिंग में एनीमिया होता है, रिस्ट ड्रॉप होता है, लीड लाइन प्लस लीड कॉलिक भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे लीड कॉलिक भी हो जाता है। और जो इसका चॉइस ऑफ चिलेशन थेरेपी है वो है EDTA, DMSA एंड BAL, जो भी अवेलेबल है हम यूज कर सकते हैं। मर्क्यूरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एरिथिज्म एंड मैड हेटर्स सिंड्रोम। हमने जो ट्रेमर बोला था, लिप से चालू होता है, टंग में जाके फिर लेग तक चले जाता है। और इरिथिज्म जहाँ पे हमने बोला था कि साइकेट्रिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे अपना इंसोम्निया रहता है, राइट, हेलुसिनेशंस रहते हैं, मूड स्विंग्स हो जाना, एंगर हो जाना, एमनेजिया हो जाना, तो ये सब क्या था, इरिथिज्म के टिपिकल सिम्टम्स थे। ये मरकरी पॉइजनिंग में होते हैं। अगर मरकरी पॉइजनिंग होता है तो DMSA या हम बाल को यूज कर सकते हैं। फिर आयरन टॉक्सिसिटी में 4 स्टेज वाला टॉक्सिसिटी, और बीच में जो सेकंड स्टेज है वो लेटेंट फेज आता है। इसका टिपिकल पैटर्न है। यहाँ पे हम डेफोरोजामाइन या फिर डेस्फेरियोक्सामाइन, इस दोनों को हम यूज कर सकते हैं चिलेशन थेरेपी के उसमें। कॉपर में विल्सन डिजीज जैसे सिम्टम आते हैं और केजर फ्लेसर्स रिंग आंखों में देखने को मिलता है। और तो इसका जो चिलेशन का ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलामाइन, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे, मैं आज इसके आंसर्स नहीं दूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आप इसके आंसर्स कमेंट में नीचे लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हिच मेटल कॉज बेसोफिलिक स्टिपलिंग, राइट। हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के हैवी मेटल पढ़े हैं। मैं इसका आंसर आज आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो मेटल टॉक्सिसिटी होती है ना उसमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग कौन सा मेटल कराता है, जो अपना बेसोफिल है ना उसको कौन इफेक्ट करता है। इसका एक क्लासिकल सिम्टम भी है, होप आपको ये आता होगा और आप इसको कमेंट में लिखोगे। और अपना दूसरा क्वेश्चन है व्हिच मेटल कॉज रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देन व्हिच मेटल कॉज द इरिथ्रोजम, इरिथ्रोजम कौन सा मेटल कॉज करता है। और चौथा क्वेश्चन है केजर फिशर्स रिंग किस टॉक्सिसिटी का क्लासिकल सिम्टम्स है। ये जो तो कुछ 3-4 मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, आपको अगर आ गया तो इसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये अच्छा है, अच्छा लगा तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये एक मेडिकल निमोनिक्स की तरह यूज है। आर्सेनिक पेंट स्किन, क्यों बोला है हमने आर्सेनिक पेंट स्किन। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर केराटोसिस, जितने भी स्किन के सिम्टम्स है वो आर्सेनिक की वजह से आ रहे हैं। लीड स्टेन्स ब्लड, मतलब जितने भी हमारे हेमेटोलॉजिकल सिम्टम्स है वो सब कहाँ पे आ रहे हैं, ब्लड, ये लीड की वजह से आ रहे हैं। इसीलिए क्या बोला है हम, लीड स्टेन्स ब्लड। मरकरी सेक्स माइंड, मतलब मरकरी में क्या आ रहा है, मैड हेटर सिंड्रोम और इरिथ्रोजम, राइट, CNS आ रहा है, तो मरकरी सेक्स माइंड। आयरन ब्रॉन्जेज बॉडी, हाँ, ये बॉडी में आयरन क्या कर रहा है, पूरा खलबली कर दे रहा है, सारे सिस्टम में जाके दिक्कत कर दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, आयरन ब्रॉन्जेज बॉडी। और लास्ट में आता है कॉपर रिंग्स आई। क्यों बोल रहे हैं कि उसमें केजर फ्लेजर्स रिंग्स बनते हैं, इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर रिंग्स आई। आर्सेनिक स्किन को अफेक्ट करता है, लीड बेसिकली ब्लड को, मर्क्यूरी बेसिकली CNS को, आयरन इंटायर बॉडी को, और कॉपर बेसिकली आइज को। तो ये एक बहुत अच्छा मेडिकल निमोनिक्स है। होप अब आपको जितने भी हमने 5 हैवी मेटल पॉइजनिंग पढ़े आज तक, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको एक बार कंफ्यूजन होता है तो आप लेक्चर को फिर से रिपीट करके सुनिए, आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। हैविंग सेड दैट, आपको जो भी ये हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, राइट। आई होप दैट। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट, कोई भी डाउट्स है। तो हैविंग सेड दैट, हम आज के क्लास से भी आपसे विदा लेते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, चैप्टर 9 का। तब तक के लिए आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू।